नाज़रीन, हुकूमती तबका तो कहता है कि हमने वतन के वास्ते क्या कुछ नहीं किया, और आप कह रहे हैं कि हाँ कुछ नहीं किया, जिस पर आवाम कहती है कि धोखा वफा की राह में खाए हैं हम ज़रूर, लेकिन किसी के साथ भी धोखा नहीं किया। ये तनकीदी नश्तर हम देखते हैं आवाम की जानिब से हुक्मरानों के लिए और हुक्मरानों की जानिब से आवाम के लिए, और दोनों जानिब जो है वो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज जो है वो देखने में आती हैं। नुसरत साहिबा, आपकी जानिब दोबारा आऊँगा। नुसरत साहिबा, हमने माजी से कोई सबक नहीं सीखा, इस वक्त भी नाकिस स्ट्रक्चर है, नदी नालों की बर वक्त सफाई नहीं हुई है। क्या इंतजामी कमजोरियों की वजह से ये सैलाब मजीद शिद्दत इख्तियार किया है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो मेरे ख्याल में किसी भाई ने इसमें पॉइंट पे बात भी की थी कि जितने हमारे यहाँ सीवरेज के सिस्टम्स हैं, ये जो नाले हैं जिससे पानी बह के आगे जा सकता है, उन सब के ऊपर इमारतें बनानी है। उसके ऊपर जो लोग अलाउ कर रहे हैं, पकड़ना तो उनको चाहिए। जिनके घर है बेचारे, उनको क्या पकड़ने की जरूरत है? उनको तो नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो आराम से जाके पैसे भरते हैं, फॉर्म लेते हैं, मकान बनता है, वो उसमें चले जाते हैं। लेकिन जो ठेकेदार है, जो इसमें इन्वॉल्व है, या जो मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है, सबसे हिसाब लेना चाहिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। आप देखें, बहरिया टाउन आधे से ज्यादा उसमें इवन हैदराबाद तक पहुंच गए। इतना बड़ा, वो किसकी जमीन है? गरीब लोगों की जमीनें थी, जिसके ऊपर कब्जा करके उन्होंने किस किस तरह ना उनको पैसे दिए गरीबों को, ना कुछ और किया, और उनके ऊपर बनाते गए बनाते गए बनाते गए। बेइंतहा खूबसूरत है, वो सब कुछ है। लेकिन अब क्या होगा अगर खुदा न खास्ता सिंध में शराब आता है, तो उन्होंने जरूर इस तरह का इंतजाम किया होगा कि उनके आबादी के पास ना जाए, वो जहाँ पे उनकी बिल्डिंग है वहां ना जाए, लेकिन बाकी पूरा सिंध बेशक डूब जाए। या कई दफा ऐसा होता है, आपको पता है कि सैलाब आ रहा होता है, ये लोग तोड़ देते हैं, बंद तोड़ देते हैं उसका, कि वो गरीबों की तरफ चला जाए, ठेकेदारों की जमीनें बच जाए, या बड़े बड़े वडेरों की जिंदगी बच जी। जाए, जमीन बच जाए। तो ये वाली चीजें, इससे हम कब तक अपनी आवाम को कीड़े मकोड़े समझते रहेंगे? उनकी हिफाजत के लिए भी तो कुछ कर लें आप लोग। मतलब जो लोग हुकूमत में हैं, मैं सिर्फ हैरान होती हूँ कि आप किस तरह सीटें ली आपने, किस तरह आप लोग आए, किस तरह तनख्वाहें ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी के दिल में कोई इतनी सी हमदर्दी नहीं है कि भाई इन्हीं लोगों के टैक्स से आपके पैसे पूरे होते हैं। जो 5 से 10 लाख हो गई तनख्वाहें, और 25 से 50 लाख हो गई जजेस की तनख्वाहें, और फैसिलिटीज अलग और हर चीज अलग। तो ये चीजें जब तक हम लोग अपने हिसाब से नहीं देखेंगे कि क्या हमारा मुल्क ये चीज अफोर्ड कर सकता है, क्या हम गरीबों का हक तो नहीं कहीं मार रहे, ठीक है। जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। और हमें जो भी कहीं पे नए मकान, नई आबादी, नई सोसाइटी बन रही है, वहां पे हमें बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा कि ये कहाँ पे बना रहे हैं। जिस तरह ठीक है। अलीम खान की ठीक बहुत है। ज्यादा वो हो रही है कि उन्होंने रावी के बेड पे बना दिया, जी। और उसका नतीजा देख लें क्या हो गया। इतने खूबसूरत बने हुए घर हैं जो हम सोशल मीडिया पे ही देख रहे हैं, जाहिर है, तो सब किस पानी में डूब गए। करोड़ों रुपए लोगों के लगे होंगे उसमें, लेकिन अब क्या करें, ठीक है। बन चुकी है। ठीक है नुसरत साहिबा। अखुनज़ादा साहब, आपकी जानिब आऊँगा। अखुनज़ादा साहब, क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ एक सबसे बड़ा मसला है, इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस हवाले से हुकूमत को क्या प्लानिंग का मशवरा देंगे? हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी, क्या लाएमल होना चाहिए क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ के हवाले से? देखिए जी, ये कुदरती आफत है और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। ये अमेरिका का भी मसला है, ये चाइना का भी मसला है, ये दुनिया में बहुत सारे ममालिक जो है इससे मुतासिर हो रही है। कुदरती आफत में रियासत के 4 काम है। नंबर 1, रिस्क्यू करना, कि लोगों को आप खतरे की जगह से निकाल दे। जी। दूसरा ये कि इन लोगों को रिलीफ देना, कि आप उसको सर छुपाने का जगह दे दे, जी। खाना दे दे, पानी दे दे, एजुकेशन का, हेल्थ का, वहां पे उसके लिए ये बंदोबस्त करे। जी। तो रिस्क्यू के बाद रिलीफ। और तीसरा है रिहेबिलिटेशन करना, कि आप, इसका घर तबाह हुआ है, कारोबार तबाह हुआ है, तो रियासत का फर्ज है कि इसका कारोबार, इसका घर दोबारा खड़ा करने में जी। इसका मदद करे। चौथा जो काम है वो ये है रियासत का, कि वो ऐसे इकदाम करे कि आइंदा के लिए ये लोग इस चीज से मुतासिर नहीं हो। ठीक ये है। 4 काम रियासत के हैं। लेकिन हमारे मुल्क का मसला ये है कि या तो ऐसे लोग आ जाते हैं जो वो काम करना जानते ही नहीं है,
या अगर कोई काम करना जानते हैं और काम करना चाहते हैं उसको काम करने नहीं देते हैं। मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी के दौर में सवात पे पाकिस्तान का झंडा लगाया गया जो उतारा गया था मुशर्रफ के दौर में। बलूचिस्तान में दोबारा तराना बजाना शुरू हुआ जो मुशर्रफ साहब के दौर में बंद हो गया था। ट्राइबल एरिया पेरेट ऑफ द गवर्नमेंट दोबारा कायम हुआ। आइन 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को उनकी खुद मुख्तारी दी जिसकी वजह से विफाक जो था वो मजबूत हुआ। चाइना के साथ गवादर पे मुआहिदा हुआ। ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मुआहिदा हुआ। लेकिन आपको वो दौर याद है कि जरदारी साहब को और जरदारी साहब की हुकूमत का क्या हशर किया था मीडिया के जरिए और अदलिया के जरिए। मैं खुद एमएनए था, मुझे याद है कि हम एक एसएचओ को भी ट्रांसफर करते थे तो सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन अखुनज़ादा साहब, किसी चीज मीडिया की ट्रायल बुनियाद का रख के सामना इस पे तो हर जमात को, हर हुकूमत को ही करना पड़ा है। सिर्फ इसका शिकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद तो नहीं थी। नहीं, हर दौर में मीडिया शिकार हुआ है हुकूमतों के तशद्दुद का, पाबंदियों का, जुल्म का। आप रिकॉर्ड उठा के देख ले, अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले। चाहे वो नवाज शरीफ साहब का हुकूमत था, चाहे वो इमरान खान साहब के दौर में तो वो हद हुआ था मीडिया के जी साथ, चाहे एक हुकूमत ऐसा था जो पीपल्स पार्टी का था कि मीडिया पे इनकी तरफ से कोई कतगन नहीं लगा है, इसके ठीक लिए है, कोई कानून हमने नहीं बनाया है। ठीक है। तो हमने मीडिया के साथ इस तरह कुछ नहीं किया है। और बाकी अदवार का तो, और दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी के दौर में कोई साबित नहीं कर सकता है कि हमने किसी सियासी कैदी को रखा है, किसी के खिलाफ सियासी इंतकामी ठीक है कार्रवाई की है, अखुनज़ादा साहब, जिसको आपका नेक के पॉइंट आ जरिए, गया। अखुनज़ादा एफआईए साहब, के आपका जरिए, पॉइंट आ ये गया। दो काम मारूफ हमने साहब, नहीं किए। आपकी जानिब बढ़ूंगा। मारूफ साहब, क्या कहेंगे, कैसे इतनी बड़ी मौसमियाती तब्दीली से निपटा जाए? और एक जानिब सैलाब है, दूसरी जानिब मूसलाधार तूफानी बारिशें भी हैं। हुकूमत को क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखें, बात यह है कि अभी ऑलरेडी हम इस क्लाइमेटिक से नबर आजमा हैं। बेशुमार मसाइल हैं, लोगों की रिहेबिलिटेशन का मसला है, जी लोगों को इनखला का मसला है, जी उनको महफूज मकामात पर पहुंचाने का मसला है। बेशुमार मसाइल हैं। और जैसा आप कह रहे हैं कि ये मज़ीद हैं, तो इसमें अभी आज मैं पढ़ रहा था कि वो एनडीएमए ने कहा है कि हमने 4,15,000 अफराद को महफूज मकामात पर पहुँचाया, 4,05,000 जानवरों को महफूज मकामात पर पहुँचाया है। इसी तरह बेशुमार लोग जो जो हैं वो उनको अभी अभी रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, उनको महफूज मकामात पर पहुँचा रहे हैं। तो मसाइल तो पर हैं, लेकिन इसमें ये सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि तमाम अदारे, हुकूमती अदारे हों या NGOs हों या मुख्तलिफ प्राइवेट अदारे हैं, जितने भी हैं, ये जितनी भी एफर्ट या जितनी भी एनर्जी हैं, इनको इकट्ठा करके इस वक्त सैलाब के जो मसाइल हैं उनकी तरफ डाइवर्ट करना चाहिए। और इसमें फोकल जो पॉइंट है वो गवर्नमेंट को तय करना चाहिए, गवर्नमेंट को सब लोगों को ऑन बोर्ड करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके इन लोगों को रिहेबिलिटेट करना चाहिए। और जहाँ जहाँ इन लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है उसके बंदोबस्त किए जाने चाहिए। जिन लोगों में मजीद, जिस तरह अभी देखे ना, अभी ये सैलाब जो है ये सिंध की तरफ बढ़ रहा है, जी तो वहाँ क्योंकि अभी टाइम है, 1-2 दिन हैं वहाँ पहुँचने में, तो वहाँ जो मैक्सिमम जो इस तरह के इकदाम किए जा सकते हैं उनको किया जाना चाहिए, वसाइल को बरूकार लाना चाहिए और लोगों को महफूज मकामात पर पहले पहुँचा देना चाहिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होना चाहिए ताकि जब सैलाब का रेला वहाँ पहुँचे उससे पहले वहाँ लोग जो हैं, वहाँ लोगों का इनखला हो चुका हो, महफूज मकामात तक पहुँच चुके हों और जानी नुकसान न हो। इसी तरह जो जानवर हैं, दूसरा बाकी जो ठीक घरों है, का सामान है वो भी वहाँ से निकल के ठीक महफूज है। मारूफ मकामात में साहब, चला जाए। आपने अच्छा और मशवरा दिया जितनी है भी गवर्नमेंट ऑफ रेस्क्यू सिंध को। मेरे तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अखुनज़ादा चट्टान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नुसरत वाहिद साहिबा, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, अपना मौक़िफ़ दिया। मोहम्मद मारूफ साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए अपना वक्त निकाला। नाजरीन, हमने माजी से सबक नहीं सीखा। हमने 2022 के सैलाब मुतासरीन को अब तक
उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए हमने कोई ऐसे मौसर इकदाम नहीं किए, उनके रिलीफ के हवाले से कोई ऐसे इकदाम नहीं किए, माजी से ये भी सबक नहीं सीखा कि अगर फिर से सैलाब आ जाए तो उससे हम किस तरीके से निपटें। और अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी जो है वो पहले से ही मौसर इंतज़ामात पेशगी इक़दाम करने चाहिए। इस वक्त सिंध की मजमूई सूरत हाल के ऊपर बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग सिंध के सदर फैसल नदीम साहब ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। फैसल साहब, सबसे पहले आपको शो में खुश आमदीद कहूँगा। फैसल साहब, सिंध हुकूमत के लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। 5 दरियाओं का पानी दरिया सिंध की जानिब बढ़ रहा है, पेशकदमी कर रहा है। सिंध हुकूमत को इस हवाले से अर्ली वार्निंग सिस्टम को कितना बहाल और फाल रखना चाहिए? पंजाब में होने वाली तबाहकारियों से गवर्नमेंट ऑफ सिंध को क्या सबक सीखना चाहिए? इब्तदा में तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे अपने शो में मौका दिया है, और उसके बाद मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि सिंध में सैलाबों की पूरी एक हिस्ट्री है। आपने देखा था कि 2010 में सैलाब आया, 2011 में सैलाब आया, 2022 में सिंध ने एक बहुत बड़े सैलाब का सामना किया। और उस सैलाब को अगर मद्देनजर रखते हुए बात की जाए तो मकसद जो चीज़ सामने आती है वो ये है कि हमारी सरकार, जिसको बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए और यानी तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए, यानी एक तो ये होता है कि सैलाब बिल्कुल कोई अचानक आ गया है, हमें उसकी इत्तला नहीं है और फौरी तौर पर किसी जो है वो आफत का हमें सामना करना पड़ा है। और एक सूरत हाल ये है कि जिस तरह आज हमें बताया जा रहा है कि दरिया चुनाब में इतना पानी है, दरिया सतलुज में इतना पानी है, दरिया रावी में इतना पानी है, दरिया झेलम में इतना पानी है, और ये पानी इस वक्त फलां जगह से गुजर कर जो है वो सिंध की तरफ आ रहा है। तो इस कैफियत में बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी पूरी मशीनरी को मुतहरिक करते हैं, आप पूरे तरीके से मैदान में उतरते हैं, आप अवामुन्नास को आगाही देते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं, उनको उनकी जिम्मेदारी बताते हैं, और जिम्मेदारी बताने के बाद फौरी तौर पर इक़दाम शुरू करते हैं। अब इत्तेफाक की बात यह है कि मैं इस वक्त सक्खर में मौजूद हूँ, और सक्खर में मौजूद होकर आज सारा दिन जो है वो मैंने दरियाए सिंध के बंद और दीगर तमाम तर चीज़ों को देखते हुए गुजारा है, और मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ मैं यहाँ तक आया हूँ। तो मैं बहुत माजरत के साथ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जिसको कहा जाता है कोई इमरजेंसी कॉल की गई हो और या कोई इस तरह का मामला किया गया हो, तो मैंने फैसल साहब, आप सिंध के दौरे पर हैं और आपकी जमात के लोग जो हैं वो रज़ाकाराना तौर पर इस वक्त पूरे पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के रिलीफ, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन के लिए काम कर रहे हैं, जबकि इस वक्त मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो गैर मुल्की दौरे पर हैं। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही अजीबोगरीब सूरत हाल है ना। मैंने आज एक जुमला लिखा था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कि अगर हुक्मरान स्टंट करना छोड़ दें तो हमारी आवाम के अक्सर मसाइल जो है ना वो हल हो जाएंगे। तो अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि हमारे मुल्क के मसाइल हल क्यों नहीं होते, तो मैं ये कह रहा होता हूँ, अर्ज कर रहा होता हूँ कि हमारे पास विल मौजूद नहीं है। यानी हम जो है आनिया जानिया तो कर रहे होते हैं, यानी इस तरह के मामलात होते हैं कि जिनमें नुमाइशी इक़दाम किए जा रहे होते हैं। अब आप एक चीज़ देख लीजिए कि हम वो सरजमीन बन चुके हैं कि जिस पर सैलाबों की आमद मुसलसल होती है, हमारे लोग मुसलसल उसका शिकार होते हैं, हमारे लोग मुसलसल डूब रहे होते हैं, हमारे लोग मुसलसल नुकसानात उठा रहे होते हैं। तो इसमें बाकायदा तौर पर देर पा इक़दाम किए जाते हैं, लेकिन आपको कहीं भी इन इक़दाम का दूर दूर तक पता नहीं चलता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि हम बयानात दे रहे होते हैं, आलमी बिरादरी को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उनको ये कह रहे होते हैं कि जी हम क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं, तो इसलिए दुनिया को चाहिए कि हमें संभाल ले। तो दुनिया हमें संभालने के लिए तो बाद में आएगी, पहले आप अपने अवाम को संभालने की कोशिश करें। तो अच्छा फैसल नदीम साहब, आपके नज़दीक ये जो हुक्मरान हैं इन्हें क्या अवाम की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? एक जानिब अवाम जो है सख्त मुश्किल हालात, कठिन मरहले से गुजर रही है, और वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म और हमारे वज़ीर इत्तलात हो गए, मुख्तलिफ हमारे वफूद जो हैं वो गैर मुल्की दौरों पर हैं। क्या लगता है, क्या वो भारतीय आबी जारियत का मुकदमा लड़ने गए हैं या फिर किसी और दौरे पर गए हैं, उनका मतन कुछ और है? भारतीय आबी जारियत के हवाले से तो आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ा अजीबोगरीब सा बयान दे दिया कि इसको भारतीय आबी जारियत वो कहा ही नहीं जा सकता। तो भारतीय आबी जारियत अगर इसको नहीं कहा जाएगा तो इसको क्या कहा जाएगा कि वो अपने डेमो में जो है हमारी तरफ आने वाला ये जो सैलाबी रेला इसको जमा करता रहता है, और उसके बाद जब एक ये समझ लें कसीर तादाद में उनके पास ये जमा हो जाता है तो हमारी तरफ छोड़ दिया जाता है, और एक बहुत बड़े सैलाबी रेले की शक्ल में जो है हम उसका सामना कर रहे होते हैं।
تو بھارت جو ہے وہ تو مسلسل ہمارے اوپر یہ آبی جاریت کیے چلا جا رہا ہے، اور خواجہ آصف صاحب جو ہمارے وزیر دفاع ہیں وہ بھارت کی طرف سے وضاحت دے رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے مقصد بھارتی آبی جاریت کا کیا سامنا کرنا ہے اور کیا اس کے حوالے سے بات کرنی ہے، ان کو چاہیے کہ ڈٹ کر دنیا کے سامنے بیان کریں کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ پچھلے مئی میں بھارت نے باقاعدہ طور پر آ کر فزیکلی ہم پر حملہ کیا ہے، تو بالکل جی اسی طرح ابھی وہ واٹر بام لے کر جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ ور ہو چکا ہے، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اپنے دریاؤں کا، یعنی ہمارے جو دریا ہیں ان میں بہنے والا جو ہمارا پانی ہے ان سب کو ہمارے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے. تو یہ تو بالکل وقت ہوتا ہے کہ جب ہماری عوام ڈوب رہی ہے، ڈوبتے ہوئے لوگ دنیا کو دکھائی دے رہے ہیں اور لاکھوں لوگ جو ہے وہ سیلاب سے متاثر ہو رہے ہیں، تو اس وقت پوری دنیا کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، پوری دنیا کو قائل کیا جا سکتا ہے، پوری دنیا کو بتایا جا سکتا ہے کہ دنیا میں اس مقصد جو ہے نا بھارت ہمارے ساتھ کر کیا رہا ہے، لیکن ٹھیک ہم ہے. بالکل الٹی چال چلتے ہیں. ایک اور بات یہاں پر میں لازمی طور پر عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی تو یہ بات چل رہی ہے نا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب، ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ملک سے باہر پھر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کا احتساب کون کرے گا جو دریاؤں کے راستے میں آ کر اپنی بڑی بڑی جو ہے وہ رہائشی اسکیمیں بنائے چلے جا رہے ہیں، جو باقاعدہ طور پر اربوں روپے کے منافع سمیٹ رہے ہیں، جو قدرتی گزرگاہیں آبی بنتی ہیں ان کو بند کر رہے ہیں. تو ان کو کون، میں کہتا ہوں ان کو کون، آپ کسی ایک شہر کی بات کر لیجئے، آپ لاہور کی بات کریں، آپ چنیوٹ کی بات کریں، حافظ آباد کی بات کریں، آپ قصور کی بات کریں، آگے چل کر جو ہے میں پچھلے دنوں کراچی کی بات کر لیتا ہوں کہ کراچی میں فیصل ندیم صاحب پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. سامنے تھا. ٹھیک ہے فیصل ندیم صاحب، تھینکس فار یور پریشیس ٹائم. اور ناظرین ابھی ایک شعر میرے حافظے میں آیا ہے کہ سحر کی خوشی والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں کہ ابھی تو اتنی گھٹن پڑے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. مشکلات چاہے جتنی بھی بڑی ہوں، اگر ہم متحد رہیں تو راستہ ہمیشہ نکلتا ہے. وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم کے وعدے اپنی جگہ، لیکن اصل طاقت عوام کے حوصلے اور عوام کے اتحاد میں ہے. یہ وہ وقت ہے کہ عملی اقدامات کیے جائیں، نہ کہ فقط دعوے اور وعدے کیے جائیں. میں ہوں سامع اعجاز اور یہی ہے سچ کی تلاش. اللہ حافظ.